चलिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफाई मतलब कि एक ही जगह ना रह के उसको अलग अलग जगह पे एलोकेट करना। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जो फार्मर के रिसोर्सेज हैं वो अपने रिसोर्सेज को अलग अलग क्रॉप्स या अलग अलग एक्टिविटीज में डाइवर्सिफाई कर दे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही काम पे रहे। जैसे आजकल क्या है, सब अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं ना, एक ही जगह से नहीं कमाते, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरीके से अगर फार्मर अपने रिसोर्सेज को या तो नई नई एक्टिविटीज में लगाए या फिर और क्रॉप्स में लगाए जिससे कि उसका रिस्क क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके का होता है। नंबर वन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा कि एक ही क्रॉप उगाने की जगह वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए, इसको बोलते हैं सिंगल क्रॉपिंग से वो किस पे शिफ्ट हो जाए, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे। इससे क्या फायदा होगा कि सपोज करो मार्केट में एक क्रॉप का प्राइस कम हो गया, ठीक है, सपोज वो दो टाइप की पल्सेस ग्रो कर रहा है, एक का प्राइस कम हो गया, ऐसा तो नहीं है साथ ही साथ दूसरे का भी कम हो जाएगा। तो एक का कम हुआ, कहीं ना कहीं दूसरे का बढ़ेगा, तो इससे उसका रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और यू कैन से एम्प्लॉयमेंट। फार्मिंग के साथ साथ अगर वो नॉन फार्म एक्टिविटीज करे जिससे कि उसकी इनकम बढ़े और उससे क्या हो जाए, मार्केट रिस्क कम हो जाए। जैसे कि फार्मिंग के साथ वो साथ में क्या रखे, कैटल्स रख ले जिससे कि उसकी इनकम क्या हो जाए, सप्लीमेंट मिल जाए उसको। अगर उसके फार्मिंग में उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट वो कहाँ से कवर अप कर ले, कहाँ से कवर अप करे, अदर एक्टिविटीज से। सो दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि हम क्यों करें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का डाइवर्सिफिकेशन? टू रिड्यूस रिस्क, ठीक है, एंड टू सप्लीमेंट इनकम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्टॉप। So number one is animal husbandry. Animal husbandry को livestock farming is the other name of animal husbandry. जब हम क्रॉप फार्मिंग को लाइवस्टॉक फार्मिंग के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि हम फार्मिंग भी करते हैं और साथ साथ लाइवस्टॉक फार्मिंग भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग सिस्टम। अब हम ये क्यों करते हैं? इसका आंसर क्या है? टू मिनिमाइज रिस्क। कि अगर सपोज हमें यहाँ फायदा नहीं हो रहा क्रॉप फार्मिंग में तो हमें कहाँ फायदा हो जाएगा, लाइवस्टॉक फार्मिंग में, ठीक है। लेकिन लाइवस्टॉक सेक्टर की टू प्रॉब्लम्स है। नंबर वन, लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज डेफिशिएंट वेटरनिटी केयर। तो इनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ये प्रॉब्लम भी रिकवर हो सकती है। अब इसके बाद इसमें जो मेन है वो ये है ऑपरेशन फ्लड, 1966 में आया था, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें फार्मर्स क्या करते थे, सभी अपने घरों से मिल्क इकट्ठा करके और एक साथ उसको सेल करते थे सो दैट उनको एक अच्छा प्राइस मिले। ये बेसिकली इसका जो सेंटर है वो है गुजरात में, अदर स्टेट्स में भी है बट बेसिकली स्टार्टअप कहाँ से हुआ था, गुजरात से, ठीक है। नेक्स्ट इज फिशरीज। इन टॉपिक्स में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिशरीज की जो स्टेट्स हैं, प्रिंसिपल स्टेट्स जहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। टोटल फिश प्रोडक्शन जो है ये ध्यान से पढ़ना कि इट इज 0.9% ऑफ जीडीपी। दो सोर्सेज से आता है फिश का प्रोडक्शन होता है, इनलैंड एंड मरीन। इनलैंड कंट्रीब्यूट करते हैं 65% जो कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड स्ट्रीम। मरीन मतलब सीज एंड ओशंस, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है 35%। सजेशंस क्या है इस एरिया के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा उधार की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट होने चाहिए ताकि उनको क्या मिले, फाइनेंस मिले विदाउट कोलेट्रल। हमने पढ़ा था ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, जो लोन देते हैं पर बिना किसी सिक्योरिटी को रखे हुए और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उनका। अपडेटिंग टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे भी जो फिशर्समैन है वो हम कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली रिलेटेड होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चरल आउटपुट का 1/3 और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 6%। इसका कितना था 0.9%, इसका कितना है 6%। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दिस सेक्टर। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखो जमीन तो उतनी है ना,
जमीन तो उतनी है, अगर उस पर आप फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, जो पल्सेस का एरिया वो इफेक्ट हो रहा है, जो दालें जहाँ पे उगाई जाती है वो जमीन कम पड़ गई, उसी जमीन पे क्या उगाया जा रहा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, तो उससे क्या हुआ कि पल्सेस का प्रोडक्शन कम हो गया। जब पल्सेस का प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब किसी चीज की सप्लाई कम हो पर डिमांड उसकी ज्यादा हो तो उसके रेट क्या होते हैं, प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि पल्सेस इज अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसलिए इसकी डिमांड। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसके ऊपर आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कि वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेटर देन कन्वेंशनल फार्मिंग, सारे पॉइंट्स आपके यहाँ से ही निकल जाएंगे, सिर्फ एक ये डिफरेंस लर्न कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है वो किस पे बेस्ड है, केमिकल के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, और ये है इकोलॉजिकल। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। यूजेस, यहाँ पे क्या यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पे क्या यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। इनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ खराब हो जाती है और यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। यहाँ पे किस टाइप का पॉल्यूशन देखने को मिलता है, एयर, वाटर एंड सॉइल, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। इरिगेशन, इसके लिए आपको हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स को इरिगेशन की फैसिलिटीज ज़्यादा दी जाती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो प्रोडक्शन होता है कन्वेंशनल फार्मिंग में, जो उसका प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी फ्रूट है तो उसके अंदर वो केमिकल कुछ ना कुछ रह जाता है ना। आपने देखा होगा कि आजकल तो क्या करते हैं कि मसाला सा लगा देते हैं, केमिकल सा, जिससे कि वो जल्दी पक जाता है, तो उसके अंदर वो उसका रेजिड्यू रह जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर नहीं रहता। नेचर, ये नेचर के साथ काम करता है। ठीक है, और यहाँ नेचर की डोमिनेशन होती है। इकोसिस्टम, इसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरे इकोसिस्टम पे, क्योंकि केमिकल्स यूज होते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे ही हमारा इकोसिस्टम इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि हम सब चीज़ें क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, हम कोई गलत पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे, तो उससे हमारा इकोसिस्टम इम्प्रूव होता है। पेस्ट कंट्रोल, यहाँ पे कैसे पेस्टिसाइड यूज होते हैं, केमिकल, और यहाँ पे कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स या नेचुरल पेस्टिसाइड्स, जो कि चैप्टर नंबर 9 में भी हमने पढ़ा था ना कि पहले के टाइम पे पेस्टिसाइड्स कैसे यूज होते थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स कैसे यूज होते थे, हम एनिमल्स को यूज करते थे, स्नेक्स को, लिजर्ड्स को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। सस्टेनेबिलिटी, नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, इसका कैसा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस, क्या ये जो इनका प्रोडक्शन होएगा वो क्या हमें बीमारियों से बचा सकता है, नहीं, ये बचा सकता है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं होता। ईल्ड मतलब होता है प्रोडक्शन पर हेक्टर, यहाँ कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है। लैंड का यूज़ यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। इनडायरेक्ट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस यहाँ ज़्यादा होते हैं, यहाँ कम होते हैं, लेकिन डायरेक्ट CO2 एमिशंस यहाँ पे कम होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो फूड है वो ये क्या होता है, अनहेल्दी होता है और लेस टेस्टियर होता है, बट ये हेल्दियर होता है और टेस्टियर होता है। ठीक है, करो स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया था और ये किससे रिलेटेड है, फूड ग्रेन से। वाइट रेवोल्यूशन आया था 1970s में और ये रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। ब्लू आया था 1970s में, ये किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट गोल्डन रेवोल्यूशन ये 1990s में आया था और इट इज रिलेटेड टू फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। बात करें अगर पिंक रेवोल्यूशन आया था 1990s में एंड इट इज रिलेटेड टू अनियन, मेडिसिन एंड प्रॉन प्रोडक्शन। राउंड, it comes in 1990s and it is related to potato production. Then next, red related to meat and tomato. Protein, it is related to higher production through technology. Brown related to leather, cocoa and non-conventional products. Silver fiber, it is related to cotton production. And next, black petroleum product. Evergreen, integration of ecological principles and golden fiber is related to jute. But इसमें से important golden तक ही है, बाकी just आपने एक reading लेनी है. That's it.